हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। सेकंड, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। थर्ड, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। एंड फोर्थ, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। ओके, राइट आंसर ही सेकंड, क्योंकि जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो वे सबसे बेहतर सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड की अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो ए है, फर्स्ट है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। सेकंड है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। थर्ड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। एंड फोर्थ है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उस थर्ड हो जाएगा कि अनुभवात्मक अधिगम जो बल देता है फ्रेंड वो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है, क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम में बच्चा नए ज्ञान को अपनाने और समझने के लिए अपने अनुभव पर निर्भर करता है। आलोचनात्मक प्रतिबिंब एक ऐसी सोचने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने विचारों, अनुभवों या विश्लेषण के माध्यम से अपने कार्य के किसी भी पहलू को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है। यह प्रक्रिया किसी परिस्थिति के बारे में गहराई से सोचने और समझने की क्षमता के बारे में क्या करती है, बताती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो वो है फ्रेंड इसमें गैर प्रासंगिकरण। ओके, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हटकर जब बात की जाती है तो उसे हम गैर प्रासंगिकरण कहा जाता है। किसी भी विषय वस्तु या स्थिति या स्थान के बारे में चर्चा हो रही है और यदि उसे हट के बात की जाए तो उसे हम गैर प्रासंगिकरण कहते हैं। जब कोई बात मूल विषय से अलग हट कर की जाए तो उसे गैर प्रासंगिकरण कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर इस 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट है तथ्यों को रटना। सेकंड है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास से उत्कृष्ट बनना। थर्ड है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। एंड फोर्थ है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति नए विचार को समझता है और उनका विश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिकोण और तथ्यों को समझने में मदद मिलती है और इसके द्वारा नई खोज और विचार का वो जन्म होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो होती है तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, इसलिए बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अर्थपूर्ण अधिगम से क्या सम्मिलित होता है? अर्थपूर्ण अधिगम में जो सम्मिलित होता है वह सम्मिलित होता है इसमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की और सीखने के तरीकों पर विचार जो होता है अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड दूसरा तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हो कि अर्थपूर्ण अधिगम वह है जिसमें बच्चे किसी विशेष विषय के महत्व को समझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। इस अधिगम में बच्चे अपनी पूर्ण समझ के साथ इन्वॉल्व होकर अधिगम करते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है? फर्स्ट है बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। सेकंड है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। थर्ड है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। फोर्थ है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम जो होता है फ्रेंड वो ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में छात्र एक दूसरे से और शिक्षक से किसी विषय पर विचार करते हैं, समझते हैं और समाधान निकालते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे से अपने ज्ञान को बांटते हैं। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? फर्स्ट है अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत पे होना चाहिए। सेकंड है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद होना चाहिए। थर्ड है सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। फोर्थ है प्रीतिकरण व नामीकरण होना चाहिए। तो सहयोग और सकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। ओके, राइट आंसर ही थर्ड, क्योंकि सहयोग और सकारात्मकता अधिगम में छात्र जो होता है एक साथ मिलकर काम करता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और योजना बनाते हैं, जैसे समस्या समाधान,
आदि। ओके, जैसे सहयोग से कार्य करने के कारण बच्चों में सामाजिक सहयोग और सहभागिता की भावना भी जो है विकसित होती है। तो अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार जो होना चाहिए फ्रेंड, वो होना चाहिए सहयोग और सकारात्मकता। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो फर्स्ट है अन्वेषण और चर्चा, सेकंड है अनुकूलन, थर्ड है मानकीकृत मूल्यांकन, फोर्थ है बार बार वेधन और अभ्यास। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है सीखने को बढ़ावा देती है। तो वो अन्वेषण और चर्चा जो है वो सीखने को बढ़ावा देती है, क्योंकि जब किसी भी विषय पर कक्षा में चर्चा होती है, जब किसी भी विषय पर कक्षा में चर्चा होती है और उससे संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है, तो इस प्रकार बच्चा सार्थक रूप से सीखता है, अर्थात उस सीखे गए तथ्य को वह आत्मसात कर लेता है। ओके, राइट आंसर स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस तरह की गतिविधि में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो फर्स्ट है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, सेकंड है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, थर्ड है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, एंड फोर्थ है फ्रेंड ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देश हो। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। ओके, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ वह होती हैं जिसमें आप कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं और अपनी जीवन शैली में उसे अपनाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, सेकंड है कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, थर्ड है को कड़ी सजा देकर सुशासित किया जा सकता है, फोर्थ है में उनके विकास से बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनल, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं वे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो फर्स्ट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सेकंड है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एंड फोर्थ है मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो फर्स्ट है रुचि के कारण नया कौशल सीखना, सेकंड है इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, थर्ड है सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना एंड फोर्थ है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो वो यह है कि रुचि के कारण नया कौशल सीखना। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए। तो वो करना चाहिए समालोचनात्मक सोच का, सृजनात्मकता का, समस्या समाधान का और कैसे सीखते हैं यह सीखने का। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रभावशाली अधिगम जो होता है, प्रभावशाली अधिगम के लिए आवश्यक है कि दिए गए कार्य को बच्चे नए ढंग से अपने तरीके से करने का प्रयास करें, समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने का प्रयास करें, कार्य को करके सीखें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं कथन ए कहता है सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये करेक्ट है, यस करना चाहिए। एंड तर्क आर कहता है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर सह-निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है फ्रेंड वो यह है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, ये गलत है। ओके, क्योंकि रैखिक अधिगम में बच्चे जो होते हैं वो समान गति से सीखते चले आते हैं और ऐसा सीखने में जो है वो नहीं होता है। ओके, बच्चा कभी तेज गति से सीखता है तो कभी मंद गति से सीखता है। ओके, लेकिन रैखिक तरीके से वो नहीं सीखता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो निगेटिव पूछा है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए।
थर्ड है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उन्हें पाने की रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। एंड फोर्थ है बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर इज 4 हो जाएगा फ्रेंड। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षिका को जो करना चाहिए बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का अर्थ जो होता है बच्चे किसी प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार समस्या समाधान करते हैं, यह बच्चों में उस ज्ञान का विकास है जिससे वे अपने आसपास की चीज़ों और क्रियाओं को भलीभांति समझ पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति क्या होती है? तो वो होती है फर्स्ट है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण होता है। सेकंड है इसमें संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। थर्ड है जानकारी और गैर प्रासंगिक बनाना और उसे प्रयोजित टुकड़ों में याद करना। फोर्थ अनर्थक वेधन व अभ्यास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। ओके, सेकंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसी भी घटना को समझने के लिए उसे किसी न किसी बात से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह ज़्यादा समय तक जो है बात को याद रख पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है और वे जो होते हैं स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ज्ञान के निर्माण की कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो वो शामिल है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनः संगठन। सेकंड है अन्वेषण व खोज। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें सामाजिक अंतःक्रिया। ओके, क्योंकि ज्ञान के निर्माण के लिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, खोज करना और एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु की कनेक्ट करके पढ़ाना जो होता है उसमें शामिल होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीखना क्या है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, केवल जानकारी से प्रत्याहार और पुनः रूपण की प्रक्रिया है। तो सीखना जो है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। एंड सेकंड है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। एंड थर्ड है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। एंड फोर्थ है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। राइट आंसर ही सेकंड, क्योंकि यदि बच्चा खुद से मेहनत करने पर विश्वास करता है तो वो बच्चा सीखने की ओर उन्मुख होता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। ओके, और बच्चा यदि अच्छा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वो अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत मेहनत करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से जो है सीखने में मदद करती है। तो अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में जो मदद करती है वो है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। ओके, क्योंकि राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। केवल जो है फ्रेंड केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक के लिए शिक्षण करना केवल जो है निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। बारंबार वेधन व अभ्यास ये भी गलत है। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद करने का, एक ही समय पर बहुत सी जानकारी कैसे कलेक्ट होगी, ये सब निगेटिव है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ज्ञान को विद्यार्थियों की निजी जीवन से जोड़ना। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को। एंड थर्ड है विवेचनात्मक सोच को। एंड फोर्थ समस्या समाधान को। ओके, लेकिन फ्रेंड अर्थहीन वेधन व दोहराव को नहीं, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग व अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, सुनकर वो बोलकर सीखते हैं, चर्चा वो मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर वो करके सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें चारों हो जाएगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, अपनी रुचि के अनुसार प्रेरित होकर, सुनकर, बोलकर, चर्चा करके, गतिविधियाँ करके जो है बच्चे सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे
जोड़ा जाना चाहिए। तो किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण के बाद उससे संबंधित रिजल्ट से बच्चों को संतुष्ट होना आवश्यक है। यदि बच्चे सीखी गई विषय वस्तु से संतुष्ट हैं और उस विषय को लेकर रुचिकर हैं तो अधिगम रुचिपूर्ण होगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है? तो वो है पुरस्कार प्रदान करना, सेकंड है दंड देना, थर्ड है सीखने का ऐसा माहौल बनाकर जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, फोर्थ है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर इज थर्ड कि बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका जो है वो सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यदि कक्षा में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है तो पढ़ने के लिए बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं? बच्चे जो होते हैं वो किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो बच्चे जो हैं फ्रेंड वो वेधन व प्रत्यय स्मरण से वो जो हैं बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो निर्देशित खोज यानी गाइडेड डिस्कवरी से जो होता है बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फोर हो जाएगा, क्योंकि किसी टॉपिक को समझने के लिए यदि शिक्षक बच्चों को प्रेरित करे और खोज करने के लिए निर्देशित करता है तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। राइट आंसर इस फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए कहता है अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तो यस, ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट इसमें। ओके, फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीखना जो होता है फ्रेंड वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होता है। अधिगम में आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, समस्या समाधान, समझना आदि क्या है इसमें शामिल हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो अनुभवात्मक अधिगम जो होता है वो सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पे, सेकंड है करके सीखने की महत्वता पे, थर्ड है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, एंड फोर्थ है फ्रेंड वेधन और यांत्रिक अभ्यास पे। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो वो करके सीखने की महत्वता पे जोर डालता है। ओके, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करके सीखते हैं तो उस कार्य से हमें जो सीख मिलती है उसको हम आने वाले समय में किसी अन्य कार्य को करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमें अनुभव से प्राप्त होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, करके सीखने की महत्वता पे। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए फ्रेंड मानकीकृत, ये तो निगेटिव है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। व्यापक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, गुणात्मक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये गलत है। दूसरा तीसरा, ओके दूसरा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं? सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं यस सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। तो ये गलत है। ओके, तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी मानते हैं कि जो क्षमता है वो स्थिर व स्थायी है। तो ये गलत है। थर्ड क्या है फ्रेंड, बच्चे ही आसान लक्ष्य करते हैं। ओके, बच्चे ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है। फोर्थ, अपने सीखने को सुधार करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं, अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और सीखने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, उन्हें हम महारत उन्मुख छात्र कहा जाता है, यानी मास्टर ओरिएंटेड स्टूडेंट कहते हैं। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? तो किस क्रम में मदद मिलती है? तो वो मिलती है फ्रेंड ठोस से अमूर्त के क्रम में उन्हें मदद मिलती है। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। क्यों मदद मिलती है ठोस से अमूर्त के क्रम में? क्यों? तो इसलिए मिलती है कि फ्रेंड की जिस टॉपिक का अध्ययन बच्चों को करना है, यदि उससे संबंधित सामग्री या उनके सामने प्रस्तुत कर दी जाए तो उस विषय में सोचने के लिए बच्चों की सहायता जो है वो मिल जाती है और उससे जो है वो अपने विचारों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठोस से अमूर्त। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है फ्रेंड्स की
जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास जो है करके उसे बदला जा सकता है। छात्रों की स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी हुई है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। ओके, ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, और तर्क आर है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, तो निष्क्रिय नहीं सक्रिय रूप से प्राप्त करने की जो है प्रक्रिया, तो ये भी गलत है। तो ए एंड आर इसमें दोनों गलत है। ओके, क्योंकि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसका भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि चारू की किसी विषय में कोई भी अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू क्या है, चारू जो है फ्रेंड आंतरिक रूप से विपरीत है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो वो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड, असफलता परिहार विद्यार्थी है। क्योंकि ऐसे बच्चों को केवल पास होने से मतलब होता है और वे केवल उतना पढ़ते हैं जिससे वह पास हो सके। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति का अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। तो फर्स्ट है अर्थहीन अनुवाचन, सेकंड है अपने किसी साथी को समझाना, एंड थर्ड है स्वयं से प्रश्न करना, एंड फोर्थ है अवधारणा मानचित्र बनाना। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है, वो है अर्थहीन अनुवाचन। अर्थहीन अनुवाचन जो है वो अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक का अनुवाचन करना अर्थहीन हो अर्थात वह बच्चों के अधिगम में कोई भूमिका न निभाता हो, उसकी शिक्षण में कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन। थैंक यू फ्रेंड्स।